फिल्म की शुरुआत 1972 में होती है, जहां एक रग्बी टीम प्लेन से एक दूसरे देश में मैच के लिए जा रही होती है। उनमें से कुछ लोग पहली बार देश के बाहर जा रहे थे। कुछ प्लेयर्स के परिवार के लोग भी उनके साथ गए थे। प्लेन उड़ान भर लेता है और जल्द ही एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर से गुजरता है, लेकिन अचानक से प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। तभी एक तेज बर्फ का तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन नीचे गिरने लगता है। लेकिन पायलट फिर भी इस प्लेन को इस तूफान से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। प्लेन के अंदर की चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं। फिर अचानक प्लेन एक बड़े पहाड़ से टकरा जाता है। इस टकराव से प्लेन दो हिस्सों में टूट जाता है। थोड़ी ही देर बाद प्लेन का अगला हिस्सा भी बर्फ में टकरा जाता है। इस टकराव के कारण सब लोग जोर से आगे गिरते हैं और सामान भी इधर उधर बिखर जाता है। इस हादसे के कारण कुछ लोग वहीं पर मर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो लोग बचे होते हैं वो फंसे हुए लोगों को बाहर निकालते हैं। माहौल काफी इंटेंस होता है, हर जगह खून था, लेकिन सब हिम्मत से एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तभी ये दो लड़के कैबिन खोलते हैं और पायलट के पास जाते हैं, जो खुद भी बुरी हालत में होता है और अगले ही पल वो भी मर जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है, वहाँ का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है। ठंड के कारण सबकी हालत खराब होने लगती है, इसलिए वो प्लेन के बड़े छेद को सामान और मर गए लोगों की बॉडीज से बंद कर देते हैं। सब अंदर जाके ठंड से बचने के लिए चुपचाप जाते हैं। इस हादसे के बाद सब लोग उदास और ट्रॉमाइज्ड होते हैं। कुछ लोग डर के मारे चीखते हैं, लेकिन बाकी लोग उन्हें संभालते हैं। अगले दिन जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि ठंड के कारण कुछ और लोग भी मर चुके हैं। तूफान भी अब रुक गया था, तो वो लोग बाहर आते हैं। उन्हें दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही दिखाई देती है और वो जगह नीचे की तरफ होती है। उन्हें नहीं पता होता कि वो कब तक वहाँ फंसे रहेंगे, इसलिए वो जिंदा रहने की तैयारी करने लगते हैं। वो सब बैग्स और सामान चेक करते हैं और खाना और ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा करते हैं। जब सब काम खत्म हो जाता है तो सब वापस उसी जगह बैठ जाते हैं। उन्हें खाना दिया जाता है जो वो खाते हैं, लेकिन साथ ही वो टेंशन में भी होते हैं कि इनके पास बहुत कम खाना है, पता नहीं कितने दिन इस खाने से गुजारा करना पड़ेगा। तभी अचानक एक प्लेन वहां से गुजरता है और सबके अंदर एक उम्मीद जागती है। सब जोर जोर से चीखते हैं ताकि प्लेन उनकी आवाज़ सुनकर रुक जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि प्लेन दूर होता है और वो निकल जाता है। अब तीसरे दिन एक लड़का नैंडो होश में आता है। नैंडो की हालत काफ़ी बुरी होती है, उसका चेहरा भी खराब हो गया होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के पास जाता है। उसकी बहन की हालत भी काफ़ी ख़राब होती है। जब नैंडो अपनी माँ और पिता के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उनकी मौत हो गई है। इस बात पर दोनों बहन भाई उदास हो जाते हैं। अब उन्हें पानी चाहिए होता है, इसलिए वो बर्फ को पिघलाकर पानी बनाते हैं। वो पानी पीते हैं और जिंदा रहते हैं और वो एक एक्स का निशान बैग के बाहर बना देते हैं ताकि जो भी यहाँ से गुजरे वो ये समझ जाए कि यहाँ लोग फंसे हुए हैं और उन्हें मदद चाहिए। अगले दिन एक प्लेन आता है, लेकिन वो भी उनकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि वो प्लेन भी दूर होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि सरकार को यह नहीं पता कि हम कहाँ हैं, इसलिए सरकार अलग अलग जगहों पर प्लेन्स भेज रही हैं, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि सरकार को इनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अब उन्हें याद आता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ बैटरीज हैं, शायद उनका इस्तेमाल करके वो प्लेन का रेडियो चला सकें जो इस वक्त टूटा हुआ है। इस वजह से वो प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। जब वो थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं तो देखते हैं कि जहाँ उनका प्लेन गिरा था वो जगह यहाँ से दिखाई नहीं देती। इसी वजह से कोई प्लेन उन्हें नहीं देख पा रहा था, जाहिर है इसलिए कोई भी मदद नहीं कर रहा। अब बर्फ ऊपर से सरकने लगती है, इसलिए वो वापस लौटने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एक हफ्ता गुजर गया और अब उनका सारा खाना खत्म हो गया। इस एरिया में कोई जानवर नहीं था, ना ही कोई पेड़ पौधे जिनको खाकर वो जिंदा रह सकें, इसलिए वो पत्थरों पर चिपकी हुई फंगस खाने लगते हैं, लेकिन इसका टेस्ट भी काफी कड़वा होता है। भूख से तंग होकर नैंडो कहता है कि अगर मुझे मरे हुए लोगों का मांस खाना पड़े तो मैं वो भी खा लूंगा। कुछ लोग उससे सहमत होते हैं, जबकि कुछ लोग इस बात पर बहस करते हैं। वक्त के साथ उनकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने जूते, उनके फीते और सिगरेट तक खाने लगते हैं। अगले दिन सुबह नैंडो देखता है कि उसकी बहन भी मर चुकी है। उसे दुख होता है कि माँ बाप के बाद आज उसकी बहन भी मर गई। यह देखकर एक लड़का उदास हो जाता है। वो अपने माँ बाप को एक चिट्ठी लिखता है। अब 21 दिन बीत चुके थे। कुछ लोग भूख के कारण पागल होने लगते हैं। वो कुछ भी खाने के लिए तैयार थे, इसलिए बाकी लोग उन्हें मरे हुए लोगों का मांस खाने की इजाजत दे देते हैं। तब कुछ लोग बाहर जाकर मरे हुए लोगों का मांस काट कर खाने लगते हैं। अब सिर्फ 5 लोग बचे होते हैं जो मरे हुए लोगों का मांस नहीं खाना चाहते थे। उनका मानना था कि वो कभी इंसानी गोश्त नहीं खाएंगे, चाहे वो लोग मर भी जाएं। थोड़ी देर बाद उन्हें बर्फ में एक बैग मिलता है। जब वो चेक करते हैं तो उन्हें उसमें एक रेडियो मिलता है। वो अपनी समझ से एक एंटीना बनाते हैं और जब वो रेडियो सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सरकार ने उन्हें ढूंढने के लिए 60 से ज्यादा प्लेन्स भेजे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें ढूंढने में सफल नहीं हो पाया। सरकार को लगता है कि प्लेन बर्बाद हो गया और सब लोग मर चुके हैं। ये सुनकर वो सब उदास हो जाते हैं और उनकी हिम्मत टूटने लगती है। अब बचे हुए लोगों को जिंदा रहने के लिए मरे हुए लोगों का मांस खाना पड़ता है, क्योंकि अब उन्हें
पता चल गया था कि अब कोई भी उन्हें बचाने नहीं आने वाला। थोड़ी देर बाद 3 लड़के फिर से प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें एक टूटा हिस्सा और कुछ लाशें मिलती हैं। अब रात हो गई थी तो वो चलने के बाद सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सो नहीं पाते क्योंकि रात भर बर्फ का तूफान था। अगले सुबह जब वो उठे तो उन्हें पूरी तरह से बर्फ ने ढक लिया था। अब वो जिंदा थे लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। उनमें से एक को तो दिखाई भी नहीं दे रहा था और बाकी लोग बहुत कमजोर हो गए थे। इसलिए वो 4 लोग वापस नीचे आते हैं। इतना भयानक मंजर देखकर जो लड़का अब तक मांस नहीं खा रहा था वो भी चुपचाप मांस खाने लगता है। बर्फ के तूफान लगातार आ रहे थे लेकिन वो प्लेन के अंदर बैठे रहते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं ताकि उनका वक्त अच्छा बीते। उनकी बातों के दौरान एक जोर का बर्फ का तूफान आता है। प्लेन के अंदर बहुत ज्यादा बर्फ आ जाती है। इस वजह से पूरा प्लेन बर्फ में ढक गया। बाहर के लोग बर्फ खोदना शुरू करते हैं और अपने साथियों को निकालते हैं। कुछ ही देर में सब लोग ऊपर आ गए, लेकिन एक कमजोर औरत जो बहुत नीचे दब गई थी उसकी वहां मौत हो गई। फिर वो एक खतरनाक आवाज सुनते हैं और समझते हैं कि एक और बड़ा तूफान आने वाला है। तभी एक और भयानक तूफान उन्हें अपनी लपेट में ले लेता है। इस बार भी बहुत से लोग बर्फ में दब जाते हैं और मर जाते हैं। नुमा नाम का एक लड़का गुस्से में आ जाता है। वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और प्लेन की खिड़कियां तोड़ने लगता है। इसका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन एक शीशे का टुकड़ा उसके पैर और टांगों में लग जाता है। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और उसने अपना हौसला नहीं खोया। वो इसी तरह से बर्फ तोड़ता रहता है। फिर कुछ दिनों बाद उसने एक छेद बना दिया जिससे बचे हुए लोग बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद सब एक दूसरे से मिलते हैं इस खुशी में कि शुक्र है हम सब जिंदा हैं। नुमा देखता है कि जहाँ मेरे पैर पर कट था मुझे वहाँ दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि ठंड से उसका पैर बिल्कुल सुन्न हो गया था। धीरे धीरे मौसम बदलता है और वो लोग पूरे प्लेन से बर्फ हटाने में सफल होते हैं। अब एक बार फिर वो फैसला करते हैं कि कुछ लोगों को मदद लेने भेजना होगा। भेजने का। लेकिन जो पहले पहाड़ पर गए थे उनमें से कुछ लोग अब भी खराब हालत में थे। एक दोस्त के लंग्स में पानी भर गया था, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो सब मिलकर उसको CPR देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो भी मर जाता है। जो चिट्ठी उसने अपने माँ बाप के लिए लिखी थी उसे भी ये लोग ध्यान से रखते हैं। 36 दिन के बाद जब मौसम खुलता है, नुमा और उसका दोस्त बहुत सारे कपड़े पहनकर मदद लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में नुमा गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। जब बाकी लोग जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि उसके पैर में चोट बहुत गहरी हो गई है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि नुमा को वापस ले चलें, लेकिन उसने जवाब दिया, नहीं दोस्तों, तुम लोग आगे जाओ, मैं खुद वापस आ जाऊंगा। वो किसी तरह वापस आता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वापस आते ही बेहोश हो गया। जबकि जो लोग मदद लेने गए थे वो प्लेन के पिछले हिस्से को देखकर खुशी से झूम उठे, जो आखिरकार उन्हें मिल गया था। जैसे ही उन्होंने प्लेन का हिस्सा देखा, उन्होंने अपने बाकी साथियों को वहाँ बुला लिया। उन्होंने वहाँ सारा सामान इकट्ठा किया। वहाँ उन्हें बहुत सारे साफ कपड़े, खाना और चॉकलेट्स मिलती हैं। उन्हें वहाँ से बैटरीज भी मिलती हैं जो उन्होंने प्लेन में डाली और रेडियो के जरिए सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया क्योंकि रेडियो खराब था, जो उन्हें ठीक लग रहा था। जब उन्हें समझ आया कि रेडियो खराब है तो वो थक कर वहाँ पर बैठ गए। नुमा के घाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, जो उसके पूरे शरीर में फैल चुके थे। नुमा अपनी हालत देखकर समझ गया था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो जल्द ही मरने वाला है। इस बार उन्हें प्लेन के पिछले हिस्से से बहुत सारे वाटरप्रूफ कपड़े मिले, तो उन्होंने किसी तरह से उन्हें जोड़कर एक बड़ा स्लीपिंग बैग बना दिया जिसमें वो आराम से सो सकें। हालांकि वो लोग यहाँ 58 दिन से फंसे हुए हैं, लेकिन एयरफोर्स अब भी एक आखिरी प्लेन भेज रही है उन्हें ढूंढने के लिए, इस उम्मीद में कि अगर वो जिंदा हों तो एयरफोर्स उन्हें ढूंढ लेगी। ये सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मदद के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। अब नुमा दुखी आवाज में उन्हें कहता है, दोस्तों, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे खा लेना, ताकि अगर तुम में से कोई बचे तो मेरी और हमारे बाकी साथियों की मौत बेकार नहीं जाएगी। ये कहकर वो मर जाता है। उसके हाथ में एक नोट था जिसमें लिखा था, दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए मर के अमर हो गया हूँ, मतलब मैं मर कर भी जिंदा हूँ। ये बातें सुनकर सब दुखी हो जाते हैं, लेकिन साथ ही उनमें एक हौसला भी पैदा होता है। उनके कुछ साथी फिर से मदद लेने के लिए निकलते हैं और अब वो आखिरकार पहाड़ के ऊपर पहुँचते हैं। उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि आगे अभी भी लंबा सफर बाकी है, इसलिए वो वहाँ बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। उन्होंने ये भी सोचा कि हम वापस चलें, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी थी, उन्होंने फैसला किया कि हम आगे ही बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब उनकी मेहनत काम आई, क्योंकि कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक साफ पानी की नदी मिली, जिससे उन्होंने बहुत सारा पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। फिर अचानक से उन्होंने एक आदमी को दूर से घोड़े पर आते देखा। उस आदमी को देखकर वो खुशी के मारे पागल हो गए। वो मदद के लिए चीखने लगे, लेकिन वो आदमी उनकी बात नहीं समझ पाया, इसलिए उनकी तरफ कागज और पेन फेंक दिया। उन्होंने अपनी पूरी कहानी लिखी और उस आदमी से मदद मांगी। वो आदमी तुरंत कागज लेकर भाग गया। वो
शहर गया और कागज अफसरों को दिया। एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम को तुरंत इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया ताकि वो उन्हें बचाने के लिए आ सकें। वो आदमी फिर से नैंडो और उसके दोस्त के पास जाता है। वो उन्हें अपने घर ले जाता है और उन्हें अच्छे से खाना खिलाता है। थोड़ी देर बाद पूरे इलाके में रिपोर्टर्स आ गए जो उनसे बहुत सारे सवाल करते हैं। अब उनके जो साथी बर्फ के पहाड़ों में अटके हुए थे वो भी ये खबर रेडियो पर सुन लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें बचाने के लिए लोग भेजे जा रहे हैं तो वो सब अपने हाथ धोकर सामान बांध लेते हैं ताकि वो निकल सकें। अब आखिरकार 71 हेलीकॉप्टर वहां नैंडो और उसके दोस्त के साथ आ गए सर्वाइवर्स को बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर्स को देख सब खुशी से उछल पड़ते हैं और इस तरह बचे हुए 16 लोग तुरंत बचा लिए गए। फिर उन्हें जल्दी से शहर ले जाया गया जहां उनके परिवार भी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। अब सब अपने परिवार से मिलकर खुश हो गए। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां हजारों लोग उन्हें हीरो की तरह वेलकम करते हैं क्योंकि इतनी मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने अपना हौसला नहीं तोड़ा। उनकी बहादुरी के कारण वो वहां से निकल गए। उस रात वो लोग एक दूसरे से अलग होकर नहीं सोए, वो साथ ही थे क्योंकि उस एक्सीडेंट का सदमा उन्हें अंदर तक हिला गया था। वो उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे थे लेकिन साथ ही वो खुश भी थे कि हमने कोशिश की और हम बच गए। तो दोस्तों मैं तुम लोगों को इस स्टोरी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। ऐसा सच में रियल में किसी के साथ हो चुका है। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और अपने थॉट्स भी कमेंट में बताना।